जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड PSOE 146 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके जून एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें हमने आपके बुक से प्लस जो है PYQ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। आप जिनको वेबसाइट से करना है सिंपली गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहां से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कोड पर जाना है और यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। तो BSOE 146 जैसे आप टाइप करेंगे, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका गैस पेपर आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और जो है बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब यहाँ पर वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, परिवार की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो परिवार होता है उसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं होती हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो परिवार समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह एक ऐसा समूह होता है जिसमें माता पिता, बच्चे और अन्य संबंधी जैसे दादा दादी, चाचा चाची आदि एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक संबंध रखते हैं। परिवार का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों की देखभाल करना, उन्हें संस्कार देना और समाज में उनके विकास में मदद करना होता है। तो सबसे पहले विशेषता क्या होती है? सदस्यता का आधार संबंध होता है। परिवार में सदस्यता का आधार जन्म, विवाह या गोद लेना होता है। परिवार में सभी सदस्य एक दूसरे से रक्त संबंध या फिर वैवाहिक संबंध से जुड़े होते हैं। यानी कि अगर किसी परिवार में जो सदस्य हैं उनमें कोई ना कोई संबंध होगा तभी वो परिवार में शामिल है। ठीक है। इसके बाद साझा निवास होता है। परिवार के अधिकांश सदस्य एक ही घर में रहते हैं। यद्यपि आजकल कई परिवारों में सदस्य दूर दूर भी रहते हैं, फिर भी पारिवारिक भावना उन्हें जोड़कर रखती है। पहले संयुक्त परिवार में सभी सदस्य एक साथ रहते थे, लेकिन अब एकल परिवारों का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद तीसरी विशेषता है भावनात्मक संबंध। तो परिवार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भावनात्मक जुड़ाव होता है। इसमें सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं, समस्याओं और जरूरतों को समझते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह प्यार, स्नेह, देखभाल और विश्वास पर आधारित होता है। इसके बाद आर्थिक सहयोग, यानी कि इन लोगों के बीच आर्थिक सहयोग भी होता है, तो ये भी एक विशेषता है। तो परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं। आमतौर पर घर का एक या एक से अधिक सदस्य कमाकर पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। परिवार मिलकर आय और खर्च की योजना बनाते हैं। यानी कि परिवार में क्या होता है, आमतौर पर घर में एक से अधिक जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, कमाकर पूरे परिवार का जो है भरण पोषण करते हैं। संस्कार और सामाजिकरण, तो परिवार बच्चों को संस्कार देने का पहला माध्यम होता है। बच्चा अपने जीवन के प्रारंभिक मूल्य, नैतिकता, व्यवहार और सामाजिक नियम परिवार से ही सीखता है। यह एक तरह से सामाजिकरण की पहली पाठशाला होती है। इसके बाद सहयोग और सुरक्षा का वातावरण होता है। तो परिवार अपने सदस्यों को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। जब भी कोई सदस्य संकट में होता है तो परिवार सबसे पहले सहायता करता है। इसके बाद प्राकृतिक संगठन, तो परिवार एक स्वाभाविक संस्था है जिसे समाज ने नहीं बनाया बल्कि ये प्रकृति की देन है। जैसे ही मनुष्य जन्म लेता है वह परिवार का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद स्थायित्व, तो परिवार एक स्थायी संस्था होती है। यद्यपि परिवार के सदस्य समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन परिवार की इकाई बनी रहती है। इसके बाद नैतिक और धार्मिक शिक्षा, तो परिवार अपने सदस्यों को नैतिक मूल्यों और धार्मिक परंपराओं से जोड़ता है। यह उन्हें सही गलत का भेद समझाने में भी मदद करता है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो इस प्रकार परिवार केवल खून के रिश्तों का समूह नहीं है, बल्कि एक भावनात्मक, सामाजिक और नैतिक संस्था है जो व्यक्ति को जीवन में सही दिशा दिखाती है। एक सशक्त परिवार सशक्त समाज की नींव रखता है।
परिवार के बिना किसी व्यक्ति का जो है अस्तित्व अधूरा होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि परिवार की विशेषताएं क्या होती है। विशेषता होती है संस्था का आधार संबंध होता है, साझा निवास होता है, परिवार में भावनात्मक संबंध होते हैं, आर्थिक सहयोग होता है, संस्कार और सामाजिकरण होता है, सहयोग और सुरक्षा का वातावरण होता है, स्थायित्व होता है, नैतिक और धार्मिक शिक्षा जो है परिवार में दी जाती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है, महिलाओं पर होने वाली हिंसा की प्रकृति की चर्चा कीजिए। यानी कि महिला पर कौन कौन सी हिंसा होती है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो महिलाओं पर होने वाली हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई है। यह हिंसा महिलाओं की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती है। यह हिंसा कई रूपों में होती है और इसके पीछे अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक कारण होते हैं। सबसे पहली जो हिंसा होती है वो होती है शारीरिक हिंसा। यह सबसे सामान्य और स्पष्ट रूप से है। इसमें महिलाओं को मारा पीटा जाता है, जलाया जाता है, तेजाब डाला जाता है या अन्य तरीकों से शारीरिक चोट पहुंचाई जाती है। घरेलू हिंसा इसके अंतर्गत सबसे प्रमुख होती है, जहां पति या ससुराल के सदस्य महिला को मारते पीटते हैं। ये जो घरेलू हिंसा ये सबसे प्रमुख हिंसा होती है और ये आम हिंसा देखने को मिलती है। मानसिक या भावनात्मक हिंसा, तो यह हिंसा बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। इसमें महिला को बार बार अपमानित करना, डराना, धमकाना, ताने देना, इसके उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना शामिल होता है। यह हिंसा से महिला तनाव, अवसाद या डिप्रेशन और आत्महत्या जैसी स्थितियों में पहुंच सकती है। इसके बाद यौन हिंसा, तो इसमें महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणी, जबरदस्ती संबंध बनाना आदि शामिल है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न भी इस श्रेणी में आता है। ये महिला के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर जो है बुरा प्रभाव डालता है। इसके बाद आर्थिक हिंसा, तो यह तब होती है जब महिलाओं को आर्थिक रूप से कमजोर या निर्भर बनाए रखा जाता है, उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता, नौकरी करने से रोका जाता है या उनकी कमाई पर नियंत्रण किया जाता है। इससे महिलाओं की आत्मनिर्भरता खत्म हो जाती है। इसके बाद सांस्कृतिक और पारंपरिक हिंसा, तो कई बार सामाजिक परंपराओं और नीतियों के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय होता है, जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि। ये सब महिलाओं की स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन करती हैं। इसके बाद राजनीतिक हिंसा, तो राजनीति या समाज में सक्रिय महिलाओं को डराना, धमकाना या उन्हें बदनाम करने की कोशिश करना भी हिंसा का एक रूप है। इससे महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से हिचकती है। इसके बाद डिजिटल या साइबर हिंसा, तो आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया और इंटरनेट के माध्यम से महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजना, उनकी निजी तस्वीरें फैलाना, उन्हें बदनाम करना भी एक तरह की हिंसा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइबर हिंसा या फिर डिजिटल हिंसा। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो महिलाओं पर होने वाली हिंसा कई रूपों में होती है जो समाज की जड़ें कमजोर करती है। इसका मुकाबला केवल कानून से नहीं बल्कि शिक्षा, जागरूकता, सोच में बदलाव से किया जा सकता है। जब तक हर महिला सुरक्षित महसूस नहीं करेगी तब तक समाज का असली विकास संभव नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि महिलाओं के साथ किस प्रकार की हिंसा होती है। शारीरिक हिंसा होती है, मानसिक या भावनात्मक हिंसा, यौन हिंसा, आर्थिक हिंसा, सांस्कृतिक और पारंपरिक हिंसा, राजनीतिक हिंसा और डिजिटल या साइबर हिंसा देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न भी अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न हमारा है, कल्पित नातेदार से आप क्या समझते हैं? कल्पित नातेदार के कुछ उदाहरण दीजिए। तो सामाजिक जीवन में नातेदारों का बहुत महत्व होता है। जब हम नातेदार शब्द सुनते हैं तो हमारा मतलब होता है वे लोग जो रक्त संबंध यानी खून का रिश्ता या विवाह के जरिए जुड़े होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो खून या विवाह से नहीं बल्कि सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से बनाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग कल्पित नातेदार कहते हैं। तो आपको समझ में आया कल्पित नातेदार किन्हें कहते हैं? जिनका जो है खून का रिश्ता नहीं होता है, वे बल्कि सामाजिक या फिर सांस्कृतिक कारणों से बनाए जाते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कल्पित नातेदार। तो कल्पित नातेदार क्या होते हैं? कल्पित नातेदार वे लोग होते हैं जिनके साथ हमारे कोई वास्तविक रक्त या वैवाहिक संबंध नहीं होते, परंतु समाज, संस्कार और रिवाजों की वजह से उन्हें परिवार या नाते रिश्तेदार की तरह माना जाता है। ये रिश्ते विश्वास, सम्मान और सामाजिक सहमति पर आधारित होते हैं, ना कि जैविक कारणों पर। उदाहरण के लिए एक परिवार में कुछ लोग अपने पड़ोसी, दोस्त या कोई ऐसे व्यक्ति
जिसे वे भाई, चाचा या मामा कहकर बुलाते हैं, पर वे वास्तविक रूप से उनके परिवार के सदस्य नहीं होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं कल्पित नातेदार। जैसे आपके पड़ोसी में आप मामा के यहाँ जाते हैं, तो आप पड़ोसी में जो मामा के भाई लगते होंगे, तो उनको भी आप लोग मामा कहते होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? वो एक तरह के क्या कहलाएंगे? कल्पित नातेदार कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कल्पित नातेदार कहलाएंगे। तो आपको समझ में आ गया कल्पित नातेदार कौन होते हैं? उनके साथ हमारा खून का संबंध नहीं होता है, बल्कि हम लोग वो नातेदार कैसे बनाते हैं? सामाजिक या फिर जो है रीति रिवाजों के कारण हम लोग जो है उनको अपना जो है नातेदार बना लेते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कल्पित नातेदार। इसके बाद है कल्पित नातेदारों की विशेषताएं। तो रक्त संबंध नहीं होता है, इनमें खून का रिश्ता नहीं होता है। सामाजिक और सांस्कृतिक आधार, ये रिश्ते सामाजिक परंपराओं, धार्मिक रीति रिवाज या व्यक्तिगत भावनाओं पर आधारित होते हैं। इसके बाद सम्मान और अपनापन, तो इन रिश्तों में सम्मान, अपनापन और विश्वास की भावना होती है। सहायता और सहयोग होती है, कल्पित नातेदार परिवार की तरह मदद और सहयोग करते हैं। संस्कार और जो है संस्कारों का हिस्सा, कई बार ये रिश्ते विवाह या धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान स्थापित होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कल्पित नातेदार की कुछ उदाहरण, जैसे गोद लिया हुआ बच्चा, किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा बिना रक्त संबंध के किसी बच्चे को अपनाना। वह बच्चा भले ही खून का रिश्ता ना रखता हो, पर परिवार के सदस्य की तरह ही होता है। फूफा, मामा या ताऊ जो खून के रिश्ते से ना जुड़े हों, कभी कभी हमारे दोस्त या पड़ोसी जो हमें परिवार की तरह मानते हैं और हम भी उन्हें वैसा ही समझते हैं जैसे कोई मामा या फूफा, वहां पर वे क्या है? वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे कल्पित नातेदार। धार्मिक गुरु या आचार, तो कुछ परिवार जो है अपने गुरु, पंडित या धार्मिक गुरु को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं, वे उनके साथ पारिवारिक सम्मान से जो है पेश आते हैं। पड़ोसी और मित्र जो परिवार की तरह होते हैं, अक्सर गांव या शहर में कुछ पड़ोसी या मित्र इतने करीब हो जाते हैं कि वे एक दूसरे के कल्पित नातेदार बन जाते हैं। विवाह से जुड़े धार्मिक संबंध, तो जैसे विवाह में वर या वधू के रिश्तेदार जो ना तो खून के हैं ना ही सीधे रिश्तेदार हैं, पर शादी के बाद परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कल्पित नातेदार का क्या महत्व है। तो कल्पित नातेदार सामाजिक जीवन में बहुत मददगार होते हैं। वे हमें भावनात्मक सुरक्षा देते हैं, कठिन समय में सहारा देते हैं और हमारे जीवन को खुशहाल बनाते हैं। समाज में जब कोई व्यक्ति अकेला होता है, तो ये कल्पित नातेदार उसे अपनापन और जो है समर्थन देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो कल्पित नातेदार वे लोग होते हैं जो खून या विवाह से नहीं जुड़े होते, लेकिन रिश्तों, अपनत्व और सामाजिक संस्कारों के चलते परिवार जैसे महत्वपूर्ण संबंध बनाते हैं। वे हमारे जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने खून के रिश्तेदार। जीवन में इन रिश्तों की अहमियत समझना और उनका सम्मान करना जरूरी होता है। यहाँ पर हमने टोटल 3 क्वेश्चंस को कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? कल्पित नातेदार क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करनी थी। तो हमने यहाँ पर देखा कल्पित नातेदार क्या होते हैं, कल्पित नातेदार की विशेषताएं क्या हैं, उनके कुछ उदाहरण देखे। इसके बाद कल्पित नातेदार का महत्व देखा। इसके बाद हमने निष्कर्ष लिखा और हमारा उत्तर समाप्त हो गया। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। तो यहाँ पर एडमंड लीच द्वारा रचित विवाह की संकल्पना पर चर्चा की, यानी कि जो एडमंड लीच थे, उन्होंने रचित विवाह की संकल्पना दी थी, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो एडमंड लीच एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे जिन्होंने विवाह की प्रकृति और उसकी सामाजिक महत्व पर गहराई से अध्ययन किया। उनका विवाह का सिद्धांत समाजशास्त्र के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने विवाह को केवल दो लोगों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा। तो एडमंड लीच की विवाह की संकल्पना क्या है, उसे सबसे पहले समझते हैं। तो एडमंड लीच के अनुसार विवाह केवल एक व्यक्तिगत या प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के नियमों और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। उनका कहना था कि विवाह समाज की स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में एक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उनके अनुसार क्या है? उनके अनुसार जो है विवाह केवल एक व्यक्तिगत या प्रेम संबंध नहीं है, बल्कि वह सामाजिक व्यवस्था है जो समाज के नियमों और आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। उनका कहना था कि विवाह समाज की स्थिरता और व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब विवाह को सामाजिक संस्था के रूप में देखना। तो लीच ने विवाह को सामाजिक संस्था माना है। इसका मतलब है कि विवाह एक ऐसा ढांचा है जिसमें निश्चित नियम, रीति रिवाज, अधिकार और कर्तव्य होते हैं जो समाज के हित में बनाए गए हैं। ये नियम ये सुनिश्चित करते हैं कि परिवार और समाज सुचारू रूप से चले। अब यहाँ पर देखते हैं विवाह के प्रमुख जो है तत्व क्या है। तो एडमंड लीच ने विवाह के कुछ प्रमुख
तत्व बताए हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जो इसे सामाजिक संस्था बनाते हैं, यानी कि जो विवाह है उसको जो है एक तरह की सामाजिक संस्था बनाते हैं। पहला है नियम और कानून। तो विवाह में कई नियम होते हैं, जैसे कि विवाह योग्य उम्र, विवाह की शर्तें, शादी के रीति रिवाज, तलाक की शर्तें आदि। ये नियम जो है समाज और कानून दोनों द्वारा बनाए जाते हैं। इसके बाद सामाजिक स्वीकृति। तो विवाह तभी सफल होता है जब उसे समाज स्वीकार करता है। समाज के बिना विवाह का कोई सामाजिक अर्थ नहीं होता है। इसके बाद संबंधों का नियमन। तो विवाह परिवार के भीतर रिश्तों को तय करता है, जैसे पति पत्नी के अधिकार, बच्चों के अधिकार, पति पत्नी के बीच की जिम्मेदारियां आदि। इसके बाद आर्थिक और सामाजिक सहयोग। विवाह दो परिवारों के बीच आर्थिक और सामाजिक सहयोग का माध्यम भी है। यह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों का मेल भी होता है। यहाँ पर हमने देखा कि विवाह के प्रमुख तत्व क्या है, नियम और कानून, सामाजिक स्वीकृति, संबंधों का नियमन और आर्थिक और सामाजिक सहयोग। अब यहाँ पर देखते हैं विवाह का सामाजिक महत्व क्या है। तो लीच के अनुसार विवाह समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सामाजिक स्थिरता बनी रहती है। विवाह से परिवार बनता है और परिवार समाज का आधार है। परिवार की स्थिरता से समाज की भी स्थिरता बनी रहती है। इसके बाद संतानोत्पत्ति। विवाह से संतान का जन्म होता है, जो समाज के विकास और जनसंख्या के लिए आवश्यक होता है। इसके बाद सामाजिकरण। तो विवाह परिवार के माध्यम से बच्चों को सामाजिक नियम और संस्कार सिखाए जाते हैं। इसके बाद आर्थिक व्यवस्था। तो विवाह आर्थिक संसाधनों के साझा उपयोग को आसान बनाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि विवाह का महत्व क्या होता है, सामाजिक स्थिरता, संतानोत्पत्ति और जो है सामाजिकरण और आर्थिक व्यवस्था। इसके बाद लीच की संकल्पना की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो व्यक्तिगत और जो है सामाजिक दोनों स्तरों पर विवाह। लीच का कहना है कि विवाह में व्यक्ति की भावनाएं और सामाजिक जिम्मेदारियां दोनों शामिल होती है। परिवर्तनशीलता। तो सामाजिक बदलाव के साथ विवाह के स्वरूप में भी बदलाव आता रहता है। नियमन का माध्यम। विवाह समाज में व्यक्तिगत संबंधों का नियमन करता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो एडमंड लीच की संकल्पना हमें यह समझाती है कि विवाह केवल प्रेम या व्यक्तिगत चाहत का संबंध नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक संस्था है जो समाज के नियमों, जिम्मेदारियों और परंपराओं पर आधारित होता है। विवाह समाज की स्थिरता, परिवार के निर्माण और संतानों की देखभाल के लिए आवश्यक होता है। इसलिए विवाह को व्यक्तिगत से अधिक सामाजिक दृष्टिकोण से समझना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो है अगर आपको वीडियो पसंद आती है